नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में हम लोग वर्ण विचार टॉपिक से हिंदी व्याकरण को स्टार्ट किए थे और उसके अंतर्गत में वर्ण के दो प्रकार होते हैं, है ना। वर्ण में दो प्रकार हैं, एक तो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण को हम लोग कल डिस्कस किए और उसके टाइप को डिस्कस किए। टाइप में एक टाइप जो बच गया था उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण पे चलेंगे। तो क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले का क्लास आप नहीं देखिए उसमें, तो उसको पहले देखिए। हर एक चीज़ों को सीक्वेंस से देखिए, तभी आपको हर चीज़ें क्लियर होते जाएंगी धीरे धीरे। और आज के इस क्लास के बाद हम लोग इस वर्ण विचार टॉपिक में अपने पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने पास छठवां टाइप है। किसका छठवां टाइप है? स्वर का प्रकार में। स्वर के प्रकार में छठवां प्रकार क्या है आपका? मुख द्वार की स्थिति या फिर तालु की स्थिति के आधार पर। अब देखिए इसका अर्थ क्या चीज़ समझ में आएगा आपको। विवृत्त लिखूँ मैं यहाँ पे, अर्ध विवृत्त लिखूँ, अर्ध संवृत्त और संवृत्त लिखा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ, आपको तालु क्या होता है ये सब का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए आपका जो जीभ है, जीभ का ऊपर का भाग है ना, जीभ का ऊपर का भाग, जीभ का ऊपरी हिस्सा जब ऊपर को टच करता है तो वो क्या है? तालु है। अब ऐसे में समझ नहीं आएगा। अब कहाँ से है? ये आपका क्या है? आपका दंत है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? दांत हो गया। अब ये दांत का जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या है? दांत की जड़ है। ठीक है, अब यहाँ का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका दांत का जो जड़ वाला हिस्सा है वो कहलाता है मूर्धन्य, और मूर्धन्य से आगे जब चलोगे तब वो कहलाता है आपका तालु। अब फिर उसके बाद क्या है? लास्ट में आपका कंठ द्वार आता है। ये कंठ द्वार हो गया, ये तालु हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, ये दांत हो गया। अब बीच में क्या है? बीच में क्या लटक रहा है? आपका जीभ लटक रहा है। ठीक है, ये क्या है? जीभ है। जीभ तालु को टच करेगा, जीभ तालु को टच करेगा, उसके आधार पे हम लोग व्यंजन को वर्गीकृत करते हैं। किसके किसके? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल यहां पर है कि विवृत्त कब होगा, संवृत्त कब होगा। तो देखिए जब जीभ टच करेगा, जीभ टच करेगा किसको? जीभ टच करेगा मूर्धन्य को। जीभ टच करेगा किसको? मूर्धन्य को टच करेगा। ठीक है, तब क्या होगा? आपका मुंह बंद की स्थिति में आएगा, मुंह बंद होने की स्थिति में आएगा। अब मुंह बंद होने की स्थिति में आया, जबकि ये वाला जीभ बीच को, तालु को टच किया, तालु को टच करेगा, तब क्या होगा? आधा खुला हुआ होने की स्थिति आएगा और आधा बंद होने की स्थिति आएगा। किसका? मुंह का बोल रहे हैं। तो इसी आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ विवृत्त, खुला, आप बोल कर देखो आ करके। ठीक है, आ ऐसे करके बोल के देखोगे तो आपका मुंह क्या होता है? पूरा का पूरा खुलता है। तो विवृत्त आपको पूछता है कि निम्न में से कौन सा स्वर वर्ण विवृत्त वर्ण है। तो कौन सा विवृत्त? तो विवृत्त का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि विवृत्त का अर्थ होता है, विवृत्त का अर्थ होता है खुला होना। खुला होना किसका खुला होना? मुंह का खुला होना। अब विवृत्त स्वर वर्ण कौन सा है? आ है। अब आ करके बोलोगे आप, तो आ के लिए जितना मुंह खोले हो, जितना मुंह खोले आप आ के लिए, उससे कम मुंह खोलना पड़ेगा आपको। अ, ए और ओ इसको रटना ही है, रटने के सिवा और कोई चारा नहीं यहाँ पे। अ, ए, ओ, बड़ा ए है, बड़ा ओ। फिर उसके बाद है अर्ध संवृत्त की बात किया जा रहा है, आधा बंद होना। आधा बंद होना किसका? मुख द्वार का आधा बंद होना। आधा बंद होगा कौन कौन से स्वर वर्णों में? तो वो है छोटा ए और छोटा ओ। अब इसके अलावा जितने बच गए वो क्या होंगे? संवृत्त अर्थात बंद की स्थिति में। तो ई, उ, फिर क्या है आपका? ऋषि का री। ठीक है, ई, उ और ऋषि का री। तो इतने को अपने को याद करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट वो पूछ देता है कि विवृत्त के बारे में बहुत पूछता है कि विवृत्त स्वर कौन सा है करके। तो विवृत्त स्वर है आपका आ। ठीक है, अब चलते हैं अपन व्यंजन के प्रकार में। सबसे पहली बात तो वर्णमाला। वर्णमाला को मैं यहाँ पे कैटेगराइज किया हूँ।
वर्णमाला कितने होते हैं? कुल 52 वर्णमाला है, जिसमें से आपके 11 क्या है? स्वर है। अंक और अह अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है, या फिर अयोगवाह वर्ण। और इसको किस में, जब स्कूल में पढ़ते थे अपन तो अंक और अह इसको किस में गिनती कर लेते थे? स्वर में। लेकिन यहाँ पे स्वर में गिनती नहीं होगा, ये अलग से है अयोगवाह वर्ण, जो क्या होता है? स्वर के बाद आता है, लेकिन व्यंजन से पहले स्वर के बाद आता है और स्वर के साथ लगता है। ये स्वर के साथ लगता है, जैसे कि अ के साथ जो बिंदी लगा है इसको मैं क्या बोलता हूँ? अनुस्वार। अ के साथ ये दो बिंदु जो सामने में लगे उसको क्या बोलते हो आप? विसर्ग बोलते हो। इस चीज को मैं कल भी डिस्कस किया। अब ये अ अंक जो लिखे हो आप, ये क्या है? अनुस्वार है, जबकि अह क्या है? ये विसर्ग है। तो अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। अ मतलब कि नहीं, योग मतलब कि जुड़कर, वाह मतलब कि वहन होना। तो ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते, ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते क्या कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो अंक और अह 2 हैं। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं करके पूछा जाता है, तो अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब आते हैं व्यंजन में। तो व्यंजन कितने होते हैं? तो टोटल कल मैं बताया 41 व्यंजन। तो 41 व्यंजन कहाँ से आए? आपको अगर पूछा कि व्यंजन कितने होते हैं तो 41 नहीं मानना है, मैं तो टोटल व्यंजन के बारे में बताया। मूल व्यंजन जो है वो होते हैं 33 होते हैं। अब वो कौन कौन से है? अब क वर्ग से आपको प वर्ग तक याद रखना है, क च ट त प ऐसे करके। फिर इधर अपने आप हिंदी वर्णमाला जब बोलते तो क ख ग घ अंग ऐसे करके याद हो जाता है। फिर अपने को याद रखना इसका सीक्वेंस, क च ट थ त त प। ये वर्ग है ना, वर्ग है। क वर्ग में कौन से व्यंजन है? क ख ग घ अंगा। अंगा बोला जाता है या अणा बोला जाता है, दोनों उच्चारण सही हैं, अंगा या अणा। क वर्ग में क्या क्या कौन कौन से व्यंजन हैं? क ख ग घ अंग। मैं जितना यहाँ पे मैं जहां पे हाथ को ले जा रहा हूं वहां पे आप गौर कीजिएगा। मैं अब भी यहाँ पे आया नहीं हूँ, इस रेड वाले लाइन में नहीं आया हूँ। पहले मैं अभी यही बता रहा हूँ कि वर्णमाला को आप किस रूप में याद करोगे। च वर्ग में, ये पूरा च वर्ग है। च वर्ग में च छ ज झ इया, च छ ज झ इया। फिर ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। त वर्ग में आया, वैसे ही प वर्ग में आएगा प फ ब भ म। अब आप इसको बोल कर देखेंगे, जब आप क को उच्चारित करोगे, क से लेके अंगा तक, क से लेके अंगा तक उच्चारित कर रहे हो आप, तो कहां से उच्चारण हो रहा है? कहां से उच्चारण हो रहा है? कंठ से उच्चारण, गले से उच्चारण होते हुए आपको प्रतीत होता है। क ख ग घ अंगा कहां से उच्चारण हुआ? गले से उच्चारण हुआ, अर्थात कंठ से उच्चारण हुआ, इसलिए इनको मैं क्या बोलूंगा? कंठ या व्यंजन बोलूंगा। ठीक, एक बात ये तालव्य व्यंजन, तालु के बारे में बात की है। तालु कौन सा हिस्सा है आपका? मूर्धन्य से लेके कंठ द्वार का हिस्सा क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। अब तालु जैसे कि जीभ जो है, जीभ किसको टच करेगा? तालु को टच करेगा। किसको बोलते समय? च। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे या महसूस कर पा रहे होंगे अपने आप में कि बोलते समय च, मेरा जीभ कहाँ पे टच हुआ है? तालु पे टच हुआ है। तो च छ ज झ इया, इतना चीज हुआ। तालव्य वर्ण क्या है? च वर्ग के वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? तालव्य वर्ण। अब आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ, निम्नलिखित वर्ग में ना, निम्नलिखित वर्ग में कौन सा वर्ण ओष्ठ्य वर्ग है करके। अब आपको पूछ दिया वो ओष्ठ्य वर्ग, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कौन से वर्ग को आप ओष्ठ्य वर्ण की श्रेणी में रखे थे। तो ये जो मैं चित्र यहाँ पे बना, ये चित्र ही बोलूंगा मैं इसको, कि ये जो डायग्राम बनाया हूँ मैं, फ्लो डायग्राम, यहाँ पर आपको ऐसे ही रूप में अच्छे से याद करके रखना है। ओष्ठ्य वर्ण है आपका प फ ब, मतलब कि प वर्ग। प वर्ग ऑप्शन में कैसे रहेगा आपका? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आपको पता होना चाहिए कि प वर्ग। अब नहीं भी पता है तो बोलना चालू कर दो, प फ ब भ। हाँ, कहाँ से निकल रहा है आपका जो ध्वनि है, किसके माध्यम से निकल रहा है? तो वो निकल रहा है होठों के मिलान होने से। आप
इन वर्णों को उच्चारित कर पा रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओष्ठ्य। फिलहाल यहाँ से तालव्य में तालव्य क्या क्या आया है, च छ ज झ इया। फिर उसके बाद है आपका कैसे कैसे है ये कंठ्य, सबसे पिछले हिस्से में आए। कंठ के बाद पहुंचे आप तालु में, है ना, तालु वर्ग हो गया च वर्ग। फिर उसके बाद है मूर्धन्य वर्ग, फिर उसके बाद आएगा दंत्य वर्ग। ठीक है, ऐसे ही जा रहा है दंत्य वर्ग। सीक्वेंस भी ध्यान से रखिए, दंत्य वर्ग। तो दंत्य वर्ग क्या क्या है, त थ। आपका जीभ किससे टच हो रहा होगा, ध्यान से, इसको जब बोल रहे हो गया तो जीभ टच हो रहा होगा दांतों से। तो त थ द ध न, त थ द ध न। इन पांचों को उच्चारित करते समय जीभ कहाँ टच हुआ, दांतों पे टच हुआ, इसलिए मैं इसको बोलूंगा दंत्य व्यंजन वर्ण। ठीक है, लास्ट अभी बताया प फ ब भ म, ये क्या हो गए, ओष्ठ्य वर्ण हो गए। अब एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्वर को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। स्वर जैसे कंठ से बोलने जाने वाले स्वर क्या है, अ आ अह। बोल रहे हो अ आ अह, अह को क्यों लिखे सर, तो जो विसर्ग है ये स्वर की श्रेणी में नहीं है। जो विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण भी कहाँ से हो रहा है, आपके कंठ द्वार से ही हो रहा है, इसलिए अह को भी मैं किस में डाला हूँ, कंठ की श्रेणी में डाला हूँ। ठीक है, फिर है तालव्य के लिए ई टच हो रहा है। जब ई और ई को उच्चारित कर रहे हो तो जीभ तालु से टच हो रहा है और उसी के माध्यम से इसकी ध्वनि निकल रही है, इसलिए मैं ई और ई को भी मैं क्या बोलूंगा, तालव्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण जो मूर्छित हो जाएगा ऐसे करके, याद रखो ये मूर्छित हुए पड़ा हुआ है, वैसे दिख रहा है ये ऋषि का री मूर्धन्य की श्रेणी में आएगा। फिर है दंत्य, री करके बोल रहे हैं, री करके बोलोगे तो जस्ट आपका दांत का जो ऊपरी हिस्सा है, दांत का जो जड़मूल है, वहां पे टच हो रहा होगा क्या चीज, जीभ, री, है ना। फिर उसके बाद है दंत्य के लिए यहाँ पे मैं एक्स नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ मैं क्रॉस, मतलब दंत्य की श्रेणी में किसी भी स्वर को नहीं रखा गया है। ओष्ठ्य में उ, ठीक है, उ और उ होठों के माध्यम से, होठों के जुड़ाव से ही तो ये आ रहा है, होठों के संपर्क हुआ तभी तो आप इसको बोल पाए, उ और उ। ठीक, इतना चीज समझ में आया कि कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। उस प्रकार अपना आया अ आ अह आया, ई आया है। ठीक है, ई फिर ऋषि का री क्या है, मूर्धन्य की श्रेणी में है। फिर आपका दंत्य में कुछ भी नहीं है। ओष्ठ्य में कौन कौन सा है, उ और उ। अब बच गया क्या, आपके पास ए बचा हुआ है और ए बचा है, छोटा ए और बड़ा ए। तो छोटा ए और बड़ा ए पहले दो के संयोजन, पहला दो कौन सा है, सबसे स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, ध्यान से रखो, ये डायग्राम अपने को दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ से आया है, कंठ के आगे क्या मिलता है आपको, तालु। तो कंठ प्लस तालु का संयोजन होगा, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंठ और तालु का। फिर उसके बाद इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत बार पूछा गया, दंत और ओष्ठ्य का संयोजन। कंठ और तालु के संयोजन से आप किसको किसको बोल पाते हो, तो ए और ए को बोल पाते हो किसके संयोजन से, कंठ और तालु के संयोजन से। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ और तालु के संयोजन से बोला जाएगा, तो कौन सा वर्ण बोला जाएगा, ए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, ए को या फिर ए को। ठीक, आगे दंत्य प्लस ओष्ठ्य, ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण कौन सा व्यंजन वर्ण, व व्यंजन वर्ण, व तथा फ, फारसी और अरबी वर्ण है कौन सा, फ नहीं, फ अलग है, ये क्या है, फ है। फ कौन से वर्ग में आएगा, तो दंत्य प्लस ओष्ठ्य वर्ग में आएगा। दंत्य प्लस ओष्ठ्य वर्ग का है कौन कौन सा वर्ण, व और फ। अब देखो यहां से कंठ है, यहां पे ओष्ठ्य है, कंठ है, ओष्ठ्य है, क्या बच गया था अपने पास, अब स्वर ओ बचा है और ओ। तो ओ और ओ, देखो आप जब यहां से उच्चारित कर रहे हो तो मिलान भी किया किसका हुआ है, आपका होठों का मिलान हुआ, और आप कंठ का भी प्रयोग किए तो ओ बोल रहे हो, ओ बोल रहे हो,
तो फिर कि कौन कौन एक्शन में आए, तो कंठ एक्शन में आया, मतलब कि आपका गला एक्शन में आया, और क्या एक्शन में आया है, तो वो आया है आपका होंठ एक्शन में आया। तो ओ और ओ को मैं क्या बोलूँगा, कंठ प्लस ओष्ठ वर्ण बोलूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखा, क से लेकर म क्या कहलाते हैं, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन मतलब क च ट त प, इन सभी वर्ग के वर्णों को कौन सा व्यंजन बोलते हो आप, तो स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। वर्ग में बांटे हो ना आप इसको। अब स्पर्शी क्यों बोले, स्पर्श इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जीभ तालु में टच हुआ है, तालु में टच हुआ है, मूर्ध में टच हुआ है, फिर दंत में भी टच हुआ और होठों का भी मिलान हुआ है, इसलिए आपको इसको क्या बोलोगे, स्पर्श हो रहा है, इसलिए ये स्पर्शी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा 25 भी रहेगा और 33 भी रहेगा। एग्जाम में आया ये स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 नहीं 25 है। जबकि व्यंजनों की संख्या आपको पूछे तो आपको आंसर डालना है 33। ये 33 है प्लस उसके ये 33 कैसे आया, ये 25 ना, ये 25, 25 4 29, 29 और 4 33। तो इस चार के बारे में बात करते हैं अब। य र ल व, इसके बाद जस्ट य र ल व, बहुत बार एग्जाम में आया है ये कि यहीं से पूरा य र ल व। तो य र ल व बोलते हो आप तो कहाँ से आपकी ध्वनि निकलती है, अंदर से ध्वनि निकलती है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, अंतस्थ व्यंजन। अब इसका एक और नाम जो कि बहुत कम बुक में दिया है, ईसत व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या ईसत व्यंजन संस्कृत शब्द है, अंतस्थ व्यंजन या ईसत व्यंजन। आपको चीज़ें पता रहेगा लेकिन आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे, कब, जब आप उसका समानार्थी शब्द नहीं जानते, उस समानार्थी शब्द को आपको वो लिख के दे देता है। आपको लिख के दे दिया कि ईसत व्यंजन कौन सा है, ईसत व्यंजन कौन सा है। अब आपको पता ही नहीं है कि इस अंतस्थ व्यंजन को ही ईसत व्यंजन बोलते हैं, तो आप आंसर कैसे दोगे वहाँ पे। तो ईसत व्यंजन किसको बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन को ही बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल व। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, य और व, य व, य और व क्या है, अर्ध स्वर होते हैं। य और व क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। जैसे कि मैं घेरे में डाला हूँ य व, चश्मा पहने टाइप का दिख रहा है, कहाँ पे है, ये क्या कहलाएगा, अर्ध स्वर है। जबकि आर को उच्चारित करो आप, आर को जैसे उच्चारित करोगे, आर उच्चारित करोगे तो क्या होगा, आपका जीभ कुछ इस रूप में मुड़ेगा। जीभ क्या होगा, मुड़ेगा। तो जीभ मुड़ता है, इस कारण इस व्यंजन को क्या बोला जाता है, लुंठित वर्ण व्यंजन। लुंठित वर्ण मुड़ने के कारण आर को क्या बोला जाता है, लुंठित वर्ण व्यंजन। फिर है ल। ल को आप उच्चारित करोगे तो ल का उच्चारण किसके कारण होता है, जीभ तो टच होगा आपका, ल बोले ना, तो जीभ टच हुआ आपके मूर्धन्य से, जीभ टच हुआ मूर्धन्य से, लेकिन जो ल का उच्चारण हुआ वो मेन होता है आपके जीभ मूर्धन्य से टच होता है, और जो बगल में जो गैप मिलता है, जीभ को बगल में जो गैप मिलता है वहां से प्राणवायु का संचार होता है। इस कारण पार्श्व मतलब अगल बगल, तो अगल बगल से हवा का संचार होने के कारण ही ल का उच्चारण आप कर पाते हो, इसलिए ल को क्या बोला जाता है, पार्श्व व्यंजन या पार्श्विक लिखा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैं यहाँ पे, इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। फिर उसके बाद य र ल व, फिर है ये शक्कर का स है, षटकोण का स, और ये सरोता का स। आप इसको किसी भी रूप में पढ़ते थे हम लोग, शक्कर का स अगर पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ यानी कि ये शक्कर का स ही होगा। अब कहीं पे मिले सलगम का स, वही है। अपने को ये वर्णमाला को हम लोग इस रूप में क्यों पढ़ते थे, क्योंकि चित्र के माध्यम से चीज़ें हमको जल्दी समझ में आती है। हमारे दिमाग में आया कलम का क, तो कलम किसको कहते हैं ये भी ज्ञान हो गया वहाँ पे, और क वर्ण का भी ज्ञान हो गया। कलम का खरगोश का अब दिमाग में आ गया खरगोश, तो खरगोश किसे कहते हैं ये आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अब तो चित्र के माध्यम से समझना चीज़ों को बहुत सरल है। जैसे कि यहाँ पर ही मैं बोला कंठ तालु मूर्धन्य दंत, देखो एक सीक्वेंस से आ रहा है, अब ये सीक्वेंस से गया अंदर से बाहर की ओर, तभी तो ये भी सीक्वेंस है। वैसी कंठ तालु
मूर्धन्य और दंत्य। फिर उसके बाद क्या आएगा, दांत के बाहर में क्या रहता है, ओष्ठ, तो ओष्ठ्य। तो इस सीक्वेंस में आप आसानी से याद कर सकते हो, किसी भी जो बोला जा रहा है उनको अगर आप चित्र के रूप में परिभाषित कर लिए अपने दिमाग में तो चीजें बहुत सरल हो जाती है। आगे चलते हैं, स स स ह, स ह, ये सबको आप बोलते टाइम में बोलोगे तब क्या होगा, जो प्राणवायु है, प्राणवायु तालु से संपर्क करते हुए जाएगा, लेकिन क्या करेगा, वो संघर्ष करेगा। किसका, प्राणवायु का क्या होगा, घर्षण होगा। प्राणवायु के घर्षण होने के कारण हम लोग स ह को संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। या फिर अब घर्षण हुआ है तो सिंपल सी बात है, ऊष्मा का संचार होता है, ऊष्मा निकलता है ना, फिजिक्स का है कि घर्षण हुआ मतलब ऊष्मा निकलेगा। तो इसी को संघर्षी व्यंजन को ही आप क्या बोल सकते हो, ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, स ह। ये क्या हो गए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब आगे आते हैं, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, तो 2 व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से, अच्छे से दिमाग में रखिएगा, सबसे ज्यादा बार पूछा गया आपको, छतरी का छ और ये श्रवण का श्र, ऐसे पढ़ते थे ना, छतरी का छ और ये है श्रवण का श्र। तो छ को आप कैसे, किन वर्णों में विभक्त करते हो, तो आधा का प्लस स, आधा का प्लस स, ये बहुत सरल है, त्र है तो आधा त प्लस र, और ये ज्ञ है, ये ज्ञ ना होकर इसका मूल उच्चारण क्या था, ज्य था, जो कि आगे बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, ज्ञ हो गया, और हम लोग इसको ज्ञ ही पढ़ते आए हैं। तो ये है ज्य है ना, पहले मूल स्वरूप इसका क्या था, ज्य था, जो कि अब उच्चारण के दृष्टिकोण से अभी बोलते बोलते में क्या आ गया है, ये ज्ञ के रूप में आ गया है। तो इसको मैं क्या बोला, ज्य के रूप में, तो आधा जा प्लस या, आधा जा प्लस या। तो ये 2 चीज तो बहुत सरल है। यहाँ पे अपने को याद रखना है किसके बारे में, छ आधा का प्लस षटकोण का स होता है। छ क्या होता है, आधा का प्लस षटकोण का स, और यहाँ पे जो ये वाला जो स है इसी को आपको बदल के देगा हर बार ऑप्शन में। अच्छे से दिमाग में रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ये बार बार एग्जाम में आते रहता है कि आधा का प्लस स, आधा का प्लस स, आधा का प्लस स, मतलब तीनों स को रखे रहता है वो, और आप वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए अच्छे से दिमाग में रखना कि ये क्या है, षटकोण का स आएगा किसमें, छ में, जबकि स्र में क्या आएगा आपका, शक्कर का स वाला। ठीक है, शक्कर का स प्लस रा, ये आधा है ना, हलंक लगेगा तभी ये क्या हो, हलंक लगेगा। फिर उसके बाद क्या है, पूरा व्यंजन वर्ण है। आगे चलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या फिर आगत व्यंजन या फिर निर्मित व्यंजन या गौण व्यंजन या फिर ताड़नजात व्यंजन। ताड़नजात व्यंजन क्यों बोला जाता है, किसको बोल रहा हूं मैं, तीसरा वर्ग। देखो तीसरा वर्ग का पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग का व्यंजन कौन सा व्यंजन, तीसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन। तीसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन में मैं अगर ताड़नजात चिन्ह लगा दूं, ताड़नजात चिन्ह लगा दूं तो वह व्यंजन क्या कहलाएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन। ताड़नजात चिन्ह किसको बोला जाता है, किसी भी लेटर के, है ना, किसी भी वर्ण के नीचे में जो बिंदी लगाया हो, जैसे ड के नीचे में मैं बिंदी लगाया, तो ये जो नीचे का जो बिंदी है वो बिंदी क्या है आपका, ताड़नजात चिन्ह है। ढ़, ये अड़ा है, ये अड़ा है, तो ये ताड़नजात बिंदु यहाँ पर है इसके नीचे में। तो ऐसे 2 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, 2 वर्ण हैं जिसके नीचे में क्या लगाया जाता है, ताड़नजात चिन्ह। ताड़नजात वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 2। कौन कौन से, ड़ और ढ। इसी का अन्य नाम क्या है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्यों है, इसको बोलोगे तो जीभ का उठाव होता है और अचानक से गिराव होता है, इसलिए इसको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, या गौण व्यंजन कितने हैं, या ताड़नजात व्यंजन कितने हैं, आगत या द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो ये हैं आपके 2 हैं, ढ़ और ढ। ठीक, ये चीज हो गया। यहाँ पे देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में अंतिम के जो अक्षर हैं, 5वां अक्षर,
तो अंतिम के जो अक्षरों की जो श्रेणी है वो कौन सा वर्ण कहलाता है? नासिक्य, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलता है? नाक से निकलता है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अंगा, इया, ण, न, म, नासिक्य। नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो नासिक्य व्यंजन किसको किसको बोले हैं कि हर वर्ग का अंतिम अक्षर क्या कहलाता है? नासिक्य व्यंजन। अब ये एग्जाम में आया और अपने को याद रखना है। इसको कैसे कैसे याद रखेंगे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सभी का मैं टाइप बस बता रहा हूँ। वर्त्स्य व्यंजन या फिर दंतमूल व्यंजन बोला जाता है। वर्त्स के अर्थ ही होता है कि दांतों का जड़ होता है, इसलिए इसको दंतमूल व्यंजन भी बोला जाता है। दंतमूल व्यंजन, गर्मी के दिनों में आप रसना पीते हो, रसना किस में डाल के पीते हो? तो जल में डाल के पीते हो, तो रसना जल हो गया आपका वर्त्स्य व्यंजन को याद करने का तरीका। र स न ज ल, र स न ज ल, वर्त्स्य व्यंजन याद हो गया अपने को। या फिर इसको दंतमूल व्यंजन बोलेंगे। इसको बोलते समय दांतों के जड़ का प्रभाव होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दंतमूल व्यंजन बोलते हैं। र स न ज ल, कैसे याद किए बोले? रसना का जल। ठीक है, अब देखो इतना सारा चीज हुआ है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देखो टाइप है और किसका? व्यंजन वर्ण का टाइप चल रहा है। अब व्यंजन वर्ण में एक टाइप है घोष या कंपन के आधार पर वर्ण। व्यंजन वर्ण घोष मतलब कि कंपन होना। कंपन किसका होना? तो स्वर तंत्रिकाओं का क्या होना? कंपन हो। स्वर तंत्रियों का क्या होना? कंपन होना। स्वर तंत्र कंपित करेंगे तब वो कहलाएगा घोष वर्ण या फिर सघोष। सघोष मतलब कि सहित ना, स्वर तंत्र कंपित करेंगे तो कहलाएंगे घोष वर्ण कहलाएंगे या फिर सघोष वर्ण। जबकि स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण कहलाएगा। अब देखो इतना याद रखना है। जबकि वैसे ही प्राणवायु के आधार पे, प्राणवायु के ज्यादा निकलने या अल्प निकलने के आधार पे आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए हो, दो भागों में इसको विभाजित किए। एक है अल्प प्राण, मतलब कि प्राणवायु का कम निकलना, और एक है महाप्राण, जहां मतलब कि प्राणवायु का अधिक निकलना। तो अपन कैसे कैसे इसको याद करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, उसको भी देखेंगे। अघोष है, इधर क्या है? सघोष या फिर घोष। तो अघोष के लिए 1 2 करके याद रखेंगे। 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 2 का अर्थ क्या हुआ? क वर्ग का, हर वर्ग का ना, क च ट त प, कचट तप, क च ट त प। वर्ग का पहला और दूसरा, क ख च छ ट ठ त ध त थ प भ, ये सब क्या होंगे? अघोष व्यंजन वर्ण होंगे। तो व्यंजन वर्ण क्या हुआ? सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? व्यंजन वर्ण कहलाएगा। अब देखो ये तो हो गया 1 2, बाकी बचा क्या? 3 4 5। तो 3 4 5 सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? सघोष वर्ण कहलाएगा। अभी मैं इसमें नहीं आया हूँ, स स स, और ये अंतस्थ में भी नहीं आया हूँ, सभी स्वर वाले में भी नहीं आया हूँ। पूरा मैं अभी क्या चल रहा हूँ? डिजिट में चल रहा हूँ अभी। इधर के लिए क्या है अपने को? 1 3 5। अब ये 1 3 5 है तो ये सिंपल सी बात है, तो क्या क्या बच गया? 2 और 4, तो 2 और 4 इधर आएगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन सा है? 1 3 5। अल्प प्राण क ग अंग, च ज य, ट ड ण, त द न, प ब म। ठीक है, अब ये अंतस्थ, इसके साथ ये 1 3 5 हो गया और ये 2 4 हो गया। देखिए इसमें मैं जितना सारा चीज लिखा हूं उसको आपको संख्या के रूप में भी दिमाग में बैठाना है। अब जैसे कि आपको पूछ दिया अल्प प्राण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? तो आप पढ़ के रखो 1 3 5। 1 3 5 कितने हुए? हर वर्ग में 3, हर वर्ग में 3 वर्णों को लेना है। कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? तो टोटल के टोटल कितने वर्ग हैं? यहाँ पे 5 वर्ग हैं। ठीक है, 5 वर्ग, हर वर्ग से 3 मतलब 5 या 15 वर्ण तो यहीं से हो गए। 15 वर्ण क्या हुए? अल्प प्राण वर्ण। प्लस क्या लिखा है? अंतस्थ। मैं जानता हूं अंतस्थ होते हैं 4, य र ल व, य र ल व,
4 इतना, यहाँ पे कितना किए 15 किए, 15 और 4 कितना हो गया 19, मतलब कि अल्प प्राण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होते हैं 19। इसी आधार पे आप महाप्राण, सघोष और अघोष के लिए दिमाग में बैठाएंगे। अब देखो 1 3 5 2 4 हुआ। अब स्टार्ट किया जाए, यहाँ पे अंतस्थ है, इस अंतस्थ का तिर्यक गुना कर दीजिए, अंतस्थ यहाँ पे तो अंतस्थ यहाँ पर भी। अच्छे से याद रखेंगे कि सभी स्वर क्या होते हैं घोष, मतलब कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, आ ई, ये सब बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए सभी स्वर को किस श्रेणी में रखा जाता है, सघोष वर्णों की श्रेणी में रखा जाता है। कैसे कैसे किए, 1 2 को याद किए, 3 4 5, उसके बाद इसके लिए था प्राणवायु के आधार पे 1 3 5, बच गया क्या 2 4। अब मैं किया था अंतस्थ, अंतस्थ का क्या कर दिया मैं तिर्यक गुना कर दिया। वैसे ही स स स स स स का मैं तिर्यक गुना कर दिया, तो स स स इधर, स स स इधर। ठीक है, किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंतस्थ और आपके उष्मीय व्यंजन के लिए। तो अंतस्थ का तिर्यक गुना कीजिए, उष्मी व्यंजन का तिर्यक गुना कीजिए, लेकिन उष्मी व्यंजन में सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ना है, ह को छोड़ना है। ह क्या दर्शाएगा, दोनों गुण को दर्शाएगा, किसमें, महाप्राण में और सघोष में के अंतर्गत में क्या है, ह है। तो कौन सा व्यंजन सघोष महाप्राण व्यंजन है। मस्त क्वेश्चन है एग्जाम का, कौन सा व्यंजन सघोष महाप्राण व्यंजन है, तो कौन सा व्यंजन है, ह। और वहां पे ऑप्शन में वह बिल्कुल लिखा रहता है, ह लिखा रहता है और वह बिल्कुल लिखा रहता है। अपने को याद क्या समझ में आया यहाँ से कि ह क्या है, सघोष महाप्राण व्यंजन। अब इतना चीज पूरा क्लियर है, तो अब इसका एक बार रिवीजन कर देते हैं। स्टार्ट किए थे अपन पिछले क्लास का जो छूटा हुआ टॉपिक था टाइप किसके, स्वर का। तो स्वर के टाइप, छठवें टाइप से मुख द्वार की स्थिति या तालु की स्थिति के आधार पे किए। उसके बाद आए अपन वर्णमाला में, वर्णमाला टोटल वर्णमाला में स्वर 11 हैं, अयोगवाह वर्ण कितने हैं, 2 हैं। फिर है व्यंजन कितने, 33 हैं। व्यंजन कितने 33 हैं, जिसको मैं 5 वर्गों में बांटा। 5 वर्ग में जो उसका उच्चारण है, उच्चारण की स्थिति के आधार पे क वर्ग कहलाता है कंठ्य, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य, प वर्ग क्या कहलाएगा ओष्ठ्य। उसके अलावा अपने को इन्हीं स्थितियों के आधार पे स्वर को भी यहाँ पे वर्गीकृत किया हुआ है। ये स्वर हो गया, ये भी स्वर है और ओ और ओ भी स्वर है। आप इसको, इस फ्लो डायग्राम को आप दिमाग में बैठाइए, कहाँ कहाँ पे लिखे हो, किसको किसको, ये एग्जाम में आते ही आते हैं ये सब चीजें। फिर है व फ, व और फ, व है ना कि व के बाद फ नहीं है, व के बाद फ है, व फ दंत्य प्लस ओष्ठ्य। अब देखो व और ब में अंतर क्या है, व और ब में अंतर भी याद रखिए क्या है। व का उच्चारण आप करते हो दांत और ओष्ठों की सहायता से, मतलब होठों की सहायता से, लेकिन ब का जब उच्चारण कर रहे हो तो ब किसमें है, ब है आपका सिर्फ होठों के उच्चारण से। दोनों में अंतर यही है कि व का उच्चारण होता है आपके दांत और होठों के संयोजन से, जबकि ब का उच्चारण होगा होठों के, सिर्फ होठों के माध्यम से। फिर अंतस्थ व्यंजन या ईसत व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ईसत व्यंजन, य र ल व को आप क्या बोलते हो, अंतस्थ व्यंजन या ईसत व्यंजन, जिसमें से पहले का य और व चश्मा पहने बैठे हुए हैं, चश्मा पहने बैठे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर कभी कभी एग्जाम में ये भी कर दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है, और आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं य और व। क्या बोल रहे हैं समझेंगे, क्या बोला मैं कि य और व को ऑप्शन में दिया ही नहीं, और एग्जाम में वो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है। तो अगर वो य और व नहीं दिया है तो आर या ल में से कोई ना कोई एक चीज देगा। मेरे को आर और ल अर्ध स्वर है, ये मेरे अर्ध स्वर नहीं है, ये मेरे को पता है, लेकिन जब य और व ऑप्शन में दिया नहीं है तो मेरी मजबूरी होगी आर को आंसर करना। ठीक है, आर या फिर ल देगा उस समय पे। तो क्या क्या चीज हुआ है, य और व अर्ध स्वर हुए, य र ल व पूरा का पूरा कितना क्या कहलाते हैं, अंतस्थ या ईसत वर्ण कहलाते हैं। र को आप जब बोलोगे तो जीभ
उल्टी पलटी खाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण। ल को आप बोलोगे तो ल का उच्चारण बगल से, किसके बगल से, जीभ के बगल से ऊष्मा निकलने के कारण, इसको जीभ के बगल से हवा निकलने के कारण क्या है, ये पार्श्व व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के बताया मैं, उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और ढ है, वत्स्य व्यंजन या दंतमूल व्यंजन रसना का जल है, वत्स्य व्यंजन या दंतमूल व्यंजन रसना का जल है। अब लास्ट में मैं बताया घोष या कंपन के आधार पर वर्ण बताया और प्राणवायु के आधार पे वर्ण बताया। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कीजिएगा, उम्मीद है हर एक चीज़ें अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग पूरे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। क्लास में कुछ दिक्कत है तो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।